सलाम आदाब, मैं हूं असद रशीद आज़ाद और आप देख रहे हैं ABK न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट्स मुद्दा लेके आया हूं और मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, मैं ज़्यादा वक्त आपका ना लेते हुए बातें शुरू करता हूँ। सबसे पहले चेयरमैन, आप देख लें कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड में पिछले 3-4 महीनों से चेयरमैन नहीं है और मैं इस मुद्दे पे लगातार वीडियो बना रहा हूँ, लगातार बता रहा हूँ, लेकिन अब तक किसी मेन संस्था का चेयरमैन ना होना, उसके अंदर जितने भी मदारिस आते हैं या उसके अंदर जो 10 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं उसका भविष्य क्या होगा, इन बातों को भी कभी हमें सोचनी चाहिए। आप जानते हैं कि बिहार में अभी नीतीश कुमार है और 2 पहियों की सरकार है। एक पहिया जो रात दिन मुस्लिम को गाली देते हुए, उन्हें बर्बाद करते हुए थकती नहीं है, उनसे हाथ मिलाए हुए हैं। जबकि नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस की बात करता है और बिहार में हर तरफ अच्छी प्रशासन की बातें करता है। कितनी अच्छी प्रशासन है और कितना सबका साथ है, कितना सबका विकास है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर माइनॉरिटी के उत्थान की बात करें और माइनॉरिटी की एजुकेशन की बात करें, लेकिन उनके जो मेन संस्था है जहां से हर मुस्लिम बच्चा अपनी ज़िंदगी की पहली सबक शुरू करता है, अपनी ज़िंदगी का पहला लेसन शुरू करता है, वो संस्था का मेन ही गायब है, वहां कोई चेयरमैन नहीं है। तो उसके अंदर जो उसके नीचे जितने भी टीचर्स हों या जितने भी काम करने वाले हों, उनकी क्या हाल होगी, क्या पोजीशन होगी, ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। और इससे मुस्लिम माइनॉरिटी की उत्थान होगी या वो डिक्लेरेशन की तरफ जाएंगे, बर्बादी की तरफ जाएंगे, ये आप अच्छी तरह जान सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी मुस्लिम MLC या MLA हैं, उनकी क्या पोजीशन होती है पार्टी में, खा वो RJD में हो या JDO में हो, उनकी क्या पोजीशन होती है, मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा है खालिद अनवर, ये जानते हैं कि ये MLC है JDO की तरफ से, और ये MLC अपनी लियाकत की बिना पे या अपने पैसे के बिना पे या अपनी शोहरत की बिना पे नहीं है, बल्कि ये एक सौदागर MLC हैं। आपको याद होगा कि पटना में देश बचाओ दीन बचाओ गांधी मैदान में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन का अगर सौदा कहा जाए तो ये खालिद अनवर की शक्ल में MLC आपको देखने को मिलता है। ये सदन में कई मर्तबा कुछ बातें अगर उठाते भी माइनॉरिटी से रिलेटेड तो उन पे कितना काम होता है, ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अगर मुझे तो नहीं याद है कि खालिद अनवर के कहने पे माइनॉरिटी का कोई काम हुआ हो। आप में से अगर किसी को पता हो कि उनके कहने पे ये काम हुआ हो माइनॉरिटी से रिलेटेड, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दूसरी शख्सियत है, ये आप देख सकते हैं, इनका नाम है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। इनकी भी कोई लियाकत की बिना पे नहीं और इनको भी कोई अच्छी साख्त की बिना पे नहीं, बल्कि इनके स्पीच जो ये देते थे हुकूमत के ख़िलाफ़, उनकी बिना पे। और हुकूमत हमेशा आपके तफरीक़ों को याद रखती है कि इनमें डिवीज़न डिवाइडेड कहाँ पे है। जैसे बरेली, देवबंदी, अहले हदीस फलाने में बटे हुए हैं। आप जब तक ये बटे रहिएगा दूसरों के लिए खेल होगा, इसलिए इन्हें ख़त्म कीजिए। तो बैरकत मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने देखा हुकूमत ने कि ये एक जो बड़ी ग्रुप है बरेलियों की, उनके ये मौलाना है और इनमें इनकी अच्छी पकड़ है, क्यों ना इन्हें MLC बल्कि इनके राज्यसभा का भी मेंबर बनाया गया था। आपने इनको पिछले कई दफ़ा देखा होगा कि माइनॉरिटी से रिलेटेड इन्होंने कई मुद्दे उठाए, जैसे शमसुल हुदा का, लेकिन आज तक शमसुल हुदा के बहाली की प्रक्रिया में कोई चेंजिंग नहीं आया। इसी तरीके से आपने देखा था ये उठाए थे उर्दू TET वालों की आवाज़ें, और उर्दू TET वालों का आप 2013 से देख लें कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने एक वर्ड भी उनसे रिलेटेड नहीं कहा और ना ही उनका काम हुआ। वो आज भी दर की ठोकरें खा रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, पूरे पटना में आप देख सकते हैं। तो आप तीसरे हैं, ये है प्रोफेसर गुलाम गौस। इनको भी आपने देखा होगा कि इन्होंने उर्दू TET वालों की आवाज़ उठाई थी। इनकी भी आवाज़ कितनी सुनी जाती है आप जान सकते हो। उर्दू TET वालों का अभी तक काम नहीं हुआ है। अब आप देख ले, इन सौदागरों को जब इनकी बातों को सुनी नहीं जाती है, इनको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लेके आ गए कि आओ सदन का मज़ा देख लो और सदन में बैठने का एक जो अपनी मज़ा है वो चखो और बाकी तुम्हारे नाम पे हम वोट लेते रहेंगे। तो
मैं नीतीश कुमार जी को स्पेशल बताना चाहूँगा कि अभी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ था और उत्तर प्रदेश के एमएलसी इलेक्शन को भी देख लें और एमएलए इलेक्शन को भी देख लें, दोनों में ऐसे जो चेहरा थे उनकी क्या पोजीशन हुई है और जो पार्टी एक दो मुस्लिम चेहरा को रख के आगे काम करना चाहती है उनकी क्या हालत हुई है, ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। बिहार के इलेक्शन हो तो उसका प्रभाव आपको बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, यूपी में देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर उन राज्यों में भी इलेक्शन हो तो उसका प्रभाव आपको बिहार में देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए सिर्फ चेहरा दिखाने से नहीं, उनकी बातों को मानने से और उनकी बातों पर काम करने की ज़रूरत है। ये मैं नीतीश कुमार जी आपसे कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज़, आप जानते हैं कि माइनॉरिटी से ही रिलेटेड एक योजना बना है कि जो मतलब छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको अपने दुकानदार को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि कोरोना काल में हर एक लोग ठप हो गए हैं, तो उनको मजबूत करने के लिए 5 लाख रुपए का ऋण दिया गया। ये मैं अभी इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जब ये मिल जाए और ये योजना जब ख़त्म होने के करीब हो तो आप आरटीआई कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। अभी माइनॉरिटी के मिनिस्टर है जमा खान साहब, और जमा खान साहब आप कभी भी इसको पेपर में नहीं देखेंगे क्योंकि इनकी इतनी लियाकत भी नहीं है और बोलने की तो कोई बात ही नहीं। इनके रहते हुए माइनॉरिटी एजुकेशन की और माइनॉरिटी हालत क्या है ये अच्छी तरीके से पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब सरकार किसी चीज़ पे योजना बनाती है तो वो जानती है कि यहाँ पोजीशन गड़बड़ है, इसलिए उसके लिए, उसके उत्थान के लिए योजना आता है। आप देख लें कि माइनॉरिटी की हालत सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर नहीं है वो, बल्कि एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा वीकर है। और एजुकेशन की हालत ये है कि माइनॉरिटी में ये ग्राफ है कि 5 से 7 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होते हैं। मालूम है ड्रॉप आउट क्यों होते हैं? ये इस वजह से होते हैं क्योंकि जब भी मुस्लिम घराने में कोई बच्चा की विलादत होती है, जन्म लेता है, तो वो सबसे पहले मकातिब में, मदारिस में, मसाजिद में पढ़ने जाते हैं। और जब वो मदारिस में गए और मदारिस में देखा कि टीचर ही नहीं है, और जब टीचर ना हो, बच्चे वहाँ आदत लग गया कि चलो जाओ, आओ खेल के चले आओ। तो अब जब उस बच्चे का स्कूल में नाम लिखाया जाता है तो अब बताइए वो बच्चा जिनकी आदत लगी ही नहीं, जिस वक्त आदत लगनी थी आदत नहीं लगी, तो अब वो बच्चा स्कूल क्यों जाएगा? इसी वजह से सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होता है। आपको एक बात मैं और इसी के साथ साथ याद दिलाता चलूँ कि आपको याद होगा कि अब्दुल कयूम अंसारी के दौर में एक भी बहाली का प्रक्रिया नहीं हुआ है, जिस वजह से पूरे बिहार के मदारिस में हर जगह पे आपको 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट खाली हैं। जब एक मदारिस में 6 टीचर होते हैं, उनमें 3 सीट, 4 सीट खाली है, तो उस मदारिस में एजुकेशन क्या हो रही होगी ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अब्दुल कयूम अंसारी को बल्कि लाया ही इसलिए गया था क्योंकि आप जब कोई योजना बनाते अपने दिमाग में सोचते तो वो 1 साल के लिए, लेकिन सरकार बहुत लंबी सोचती है कि इन्हें ठप कहाँ से करना, और ऐसे लोगों को ढूंढती है। और अब्दुल कयूम उन्हीं लोगों में से एक थे, तो उनको ढूंढा और इनके पूरे टेन्योर में एक भी काम बहाली का नहीं हुआ, जिस वजह से मदारिस आज बिल्कुल कंगाली के, और एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात करूं तो बिल्कुल कंगाल होकर रह गए। एजुकेशन कैसे दे पाएंगे? 2 टीचर है, कहीं 1 टीचर है। अब ये पोजीशन बना के रख दिया। खैर, अब्दुल कयूम अंसारी को हटे हुए 4 महीना हो गए, लेकिन कोई अच्छे चेयरमैन अब तक नहीं आए हैं। अब सोचिए कि पहले ही से एक तो टीचर की बहाली 2 साल 3 साल नहीं हुई, फिर अब चेयरमैन नहीं ला रहे हैं, तो इससे क्या संदेश जाता है लोगों में कि आप माइनॉरिटी के उत्थान की बात कर रहे हैं? हकीकत मानो में ये बिल्कुल भी नहीं, ये एक ढकोसला है, माइनॉरिटी को ठगने का एक काम है। और हर एक पार्टी आप देख लें कि आप अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश ही में और मुसलमानों के बहुत बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जितनी भी पार्टियां हैं, आपके उत्थान और आपके डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ से उसको कुछ लेना देना नहीं है। आपका चेहरा देखा कि सिर्फ और सिर्फ अब वो आपका वोट लेना चाहती है, बल्कि आपको तो पार्टी में इसलिए वो जगह देती है ताकि आप दरी बिछा पाओ, पानी पिला पाओ, झाड़ू लगा पाओ, और दूसरा कोई मकसद नहीं। आप देख ले, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी अभी आरजेडी है, और आरजेडी में मुस्लिम का सबसे बड़ा चेहरा अब्दुल बारिक सिद्दीकी का है। इनको हराने में खुद यादवों का बहुत बड़ा हाथ है, और एमएलसी इलेक्शन में कई जगह आप देख ले कि यादवों ने मुस्लिम को वोट दिया ही नहीं। और यादव, अगर कोई आरजेडी या जेडीयू किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दे तो उन पार्टी के ही लोग उनको वोट नहीं देते हैं। जब आपके ही लोग
हमको वोट नहीं देता है तो आप हमसे किस तरह उम्मीद रखते हैं। ये तमाम बातें लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं। इसलिए लोगों, आप जब इन बातों को समझ रहे हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि अक्लमंद इंसान होश की नाखून लेता है। एक ही जगह से बार बार मोमिन नहीं डसता है। एक बिल में आपको एक मरतबा डस लिया तो दोबारा उनसे नहीं, आप बचिए, और बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को नहीं संभाला, अपने बेसिक केंद्रों को नहीं संभाला, तो याद रखिए वो दिन दूर नहीं कि आपके लोग एमएलए होंगे तब भी वो जेल में होंगे। आज़म खान इसकी मिसाल है कि वो एमएलए हैं लेकिन तब भी पिछले 2.5 सालों से आप उसको जेल में देख लें। उनके यूनिवर्सिटियों को तबाह कर दिया गया और सब के सब खामोश बने बैठे देख रहे हैं। ये एक खेल और तमाशा है। आप बताइए कि कितनी मुश्किल से लोग घर बनाता है, घरों को ढा दिया जा रहा है। और यूनिवर्सिटी तो आप जानते हैं कि कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त लगती है एक यूनिवर्सिटी को बनाने में, उसको आप ढा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनके एजुकेशन को ठप कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम ने बनाया है। और उस पर तमाम नेता, एजुकेशन तो किसी एक कौम का नहीं होता है या किसी एक जगह के लिए नहीं होता है। दिल्ली में जितनी यूनिवर्सिटी है आप देख लो, उसमें अक्सरियत बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी कभी भी एक कौम का या एक जगह का नहीं होता है, बल्कि सारी कौम, सारे हिंदुस्तानियों का वो है, और उसको ढाया जा रहा है। कोई भी आप बता दे, बिहार से हो, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, कहीं से भी कोई आवाज़ उठी हो ना, खामोश, इसलिए कि आपने बनाया था और आपको बर्बाद करना इनका मेन मकसद है। वो चाहते ही नहीं कि आप कभी एजुकेशन में आए, वो चाहते ही नहीं है कि कभी आप आगे बढ़ें, बल्कि आपको वो दम दरी बिछाने वाले, क्या भंगी के बदतर भी आपको वो नहीं समझते हैं। और भंगी, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ, उनकी हालत आपसे बहुत अच्छी है और बहुत तेज़ी से वो लोग उत्थान कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी हर मुद्दे पे मजबूती से आवाज़ उठाते हैं और अपनी आवाज़ को रखते हैं। लेकिन एक आप ही हैं कि इसका कभी झोला उठाते, कभी उसका झोला उठाते, होश की नाखून नहीं ले रहे हैं। इसलिए पार्टी में हिस्सेदारी आपको जब तक नहीं मिलती है और आपकी बातों पे जब तक काम नहीं होता है, तब तक आप इसी तरीके से दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे और आपके संस्थान बर्बाद होते रहेंगे। इससे फ़र्क पड़ेगा आपके औलादों पे, आपके आने वाली नस्लों पे, उनका फ्यूचर बर्बाद होगा। इसलिए खुदारा होश के नाखून लो। रमज़ान का महीना, अपने आप को कभी अपनी तज्ज़िया करो, अपना मुहासबा करो कि हमने क्या किया, क्या गवाया, और इन फ्यूचर हमारे इन हरकतों से हमारे औलादों पे, हमारी नस्लों पे क्या असर पड़ेगी। इन चीज़ों को कभी गौर से सोचा कीजिए। और जब तक आप नहीं सोचेंगे तो आपके संस्थान इसी तरह बर्बाद होते रहेंगे। और भी मुस्लिम से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे भी आप विचार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जेडीयू ने कितना काम किया और इन एमएलए के बातों पे कितनी कामें होती हैं। मैं एक मुद्दा और आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि जब भी बिहार में मैट्रिक का आप कापी चेक करें या इंटर का या किसी भी फील्ड का कापी चेक करें तो आपको भुगतान फ़ौरन कर दी जाती है। जो आपकी मजदूरी बनेगी वो आपको दे दिया जाता है। लेकिन अररिया, पूर्णिया, किशनगंज में देख ले कि उन लोगों ने कापी चेक किया जनवरी के महीने में और अब तक उनका भुगतान नहीं हुआ। तो ये क्या बताता है? क्योंकि अब्दुल कयूम अंसारी पर लाखों करोड़ों रुपए का गबन का उन पर इल्ज़ाम है और इनकी जाँच होनी चाहिए। जाँच का एक विषय है, जाँच नहीं होना ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हो सकता है अब्दुल कयूम अंसारी खाक हो या सरकार ही उन पर ढील दी हो, उनको ना दे रही हो। दोनों चीज़ें हो सकती है। ये भी जांच का विषय है कि उनको अब तक क्यों नहीं मिला। इसी तरीके से आप देख ले, पिछले 3 साल से सीतामढ़ी के मदारिस में पेमेंट नहीं हुआ और कोई भी उन पर आवाज़ या उन पर बोलने को तैयार नहीं है। आखिर ये क्या बताना चाहते हैं कि एजुकेशन ठप करना ही, अगर किसी भी टीचर को आप मान लें, किसी भी फील्ड में बड़े से बड़े ईमानदार इंसान हो, वो काम कर रहा हो, उसको 3 साल पेमेंट ना मिले, अच्छों की हालत ख़राब होकर रह जाएगी, वो सड़क पे आ जाएंगे। और वहाँ के टीचर को देख लीजिए, कई लोग इस सदमे से हार्ट अटैक हो गया, उनकी मौतें हो गई, लेकिन तब भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये संस्था एक कम्युनिटी से रिलेटेड है। बर्बाद होने दो, पेमेंट बंद है तो रहने दो। इसी तरीके मधेपुरा को देख ले, कई माह से पेमेंट बंद है। और अब्दुल कयूम अंसारी का जोर सिर्फ और सिर्फ मदरसा की बर्बादी। जो लोग ये कहते हैं, आप उनको कहिए स्टडी कर लेने के लिए पूरे बिहार में घूम के, बोर्ड में सिर्फ चंद लोगों को आने के रोक देने से आप बोर्ड को बेहतर नहीं, आप पूरे बिहार के मदारिस में घूम के देखिए कि उनकी क्या पोजीशन है। एक तो टीचर की कमी मिलेंगी, या जहाँ अच्छी पढ़ाई थी, मेरे एग्जाम्पल मैं आपको देख सकता हूँ, दरभंगा में आप जाके देख ले, बहुत अच्छी पढ़ाई थी, वहाँ बच्चे कई हुफ़ाज़ किराम हर साल होते हैं। उन मदरसों में जाके देख ले कि वहाँ पेमेंट रोक दिया, अब तक पिछले 7-8 माह से पेमेंट रोका हुआ नहीं हुआ है। तो इससे क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि अब्दुल कयूम का गुण गाने से आपको होगा?
अरे भाई जरा रास्ते पे उतरिए, ग्राउंड पे आइए। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय, बिहार, नवादा, कैमूर, इस सब में आप जाइए, देखिए अब्दुल कयूम के 3 साल में कितना मदरसा को इफेक्ट हुआ है, मदारिस के एजुकेशन को कितना ठप किया गया है। आप ग्राउंड पे तो कभी आइए। वो एक प्रचारक थे, जिस तरीके से आप खालिद अनवर एक प्रचारक हैं, उनके सिवा उनकी कोई हैसियत नहीं है। पार्टी में कभी भी कोई बात रख दे, कुछ नहीं। आप पूरे बिहार का चक्कर लगाते रहो, लोगों के लिए प्रचार प्रसार करते रहो, पार्टी के लिए काम करते रहो, लेकिन आपकी बातों पे काम होगा ये गारंटी नहीं सरकार देती है। आप देख ले गुलाम रसूल बलियावी को, उनकी बातों पे यही होगा। अच्छा, कल इफ्तार पार्टी था, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार ने रखा था। मैं आपके स्क्रीन पे वो चीज़ें लगा रहा हूँ, देख सकते हैं। अब इससे सब लोग, नीतीश कुमार ने टोपी पहन लिया। अरे भाई वो टोपी नहीं, बल्कि आपको जाहिल और बेवकूफ़ बना गया, आपको टोपी पहना गया और आपसे वो वोट ले लेगा। आपका काम तो नहीं किया। हमारी टोपी पहनो ना पहनो, हमारे कपड़े पहनो ना पहनो, हमारे कपड़े से आपको मोहब्बत हो ना हो, लेकिन हमारी जो संस्थाएं गवर्नमेंट के अंदर में है, उन संस्थाओं को तो कम से कम उत्थान दो, उन संस्थाओं को तो कम से कम मजबूत करो। ये हमारी डिमांड है। तब हमें उस वक्त खुशी होगी, ना कि आपके एक खजूर खा लेने से, आपके एक सेब खा लेने से ये चुटभैया नेता खुश हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी कभी खुश नहीं हो सकती है। आपको अगर उन्हें खुश करना है तो उनके बेसिक एजुकेशन केंद्र को सुधारना होगा, उनके इकोनॉमिकल हालत को सुधारना होगा, और उनको जिस तरीके से आप मधुबनी में देख ले कि आपने कई लोगों का घर ढहा दिया 20वीं ब्लॉक में, लेकिन आप चुप्पी साधे हुए क्योंकि आपके ही हुक्म से हुआ है। तो इस तरीके अगर आप वो कहते हो कि अतिक्रमण था, इलीगल वो लोग बस गए थे, तो बिहार में आपको लाखों एग्जाम्पल है जहाँ पे गैर सरकारी लोग हैं और इलीगल बसे हुए हैं और लाखों लाखों बीघा को कब्जा करके रखे हुए हैं। आप आ जाइए कभी रास्ते पे, बल्कि बियाडा के ज़मीन को कब्जा करके, ये हम नहीं कह रहे हैं, शहनवाज हुसैन कह रहे हैं, बियाडा के ज़मीन को कब्जा करके लोग बसे हुए हैं और उस पर आपकी कभी नहीं आवाज़ उठती। तो ये इन तमाम चीज़ों को आपको सोचनी चाहिए। और सिर्फ एक कौम को लेके आप पेपर में तो रह सकते हैं, लेकिन जब इलेक्शन होगा तो आपको भी आपकी हैसियत पता चल जाएगी। वक्त से पहले नीतीश कुमार जी, आप कहते हो कि गुड गवर्नेंस है और अच्छी हुकूमत, आप तो बिहार से जा रहे हो, लोग खुशी मना रहे हैं कि जाए ऐसे, क्योंकि आपके रीजन में जितना टीचर परेशान हुआ है इस बार में, और जितनी ज़्यादा एजुकेशन को ठप किया आपने, खा वो स्कूल के एजुकेशन हो या मदारिस के एजुकेशन हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी के एजुकेशन हो, सबको आपने ठप किया है। इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए सबसे अव्वलीन अगर बिहार को तरक्की देना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि बिहार के हर एजुकेशन विभाग को मजबूत कीजिए, तभी बिहार की तरक्की मुमकिन है, तभी बिहार को उत्थान होगा, तभी बिहार के लोग खुशहाल होंगे। आपके सिर्फ भाषण से और जिनके साथ आपने अलायंस किया है वो एजुकेशन के नाम से ही चिढ़ता है। वो एजुकेशन आप देख लो, उसकी एक लंबी हिस्ट्री है कि अपने अलावा किसी को एजुकेशन प्राप्त करने नहीं दिया। कभी अगर एजुकेशन की बात सुन लेता उनके कान में लोहे पिघला के डाल दिया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं उन चीज़ों को। कभी कोई बच्चा पढ़ना चाहता था तो उन्हें स्कूल से बाहर रखा था। उन लोगों के साथ आपने अलायंस किया है, तो जाहिर सी बात है ये हालत होनी है बिहार की। थैंक यू।